Hello students, again welcome back in our class of our environment. इस क्लास में बेटे हम अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम? अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करेंगे। आप सबको पता है कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज द फिजिकल सराउंडिंग of an living organism. Physical surrounding of living organism. अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मेनली 4 लेयर होती है। ठीक है, उन 4 लेयर में से किसका क्या क्या फंक्शन है हम ये स्टडी करेंगे। जो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट लेयर होगी उस लेयर का नाम होता है बेटा ट्रोपोस्फेयर लेयर। कौन सी लेयर? ट्रोपोस्फेयर लेयर। जितने भी सीजनल वेरिएशंस आते हैं, जितने भी सीजनल वेरिएशंस आते हैं, जितने भी क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे भी हमारा मेन एनवायरनमेंट, हमारा मेन एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, वो हम इसी लेयर में एग्जिस्ट करता है। कौन सी लेयर में? ट्रोपोस्फेयर लेयर में। इसके बाद दूसरी लेयर होती है बेटा स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। कौन सी लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, जो ट्रोपोस्फेयर के बाद में होती है। उसके बाद तीसरी लेयर होती है जिसका नाम होता है मीजोस्फेयर लेयर। कौन सी लेयर? मीजोस्फेयर लेयर। एंड जो फोर्थ लेयर होती है उसको हम नाम देंगे थर्मोस्फेयर, या फिर उसको नाम दिया जाता है आयनोस्फेयर लेयर। ठीक है, फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर लेयर। तो हमारी नेक्स्ट लेयर कौन सी? थर्मोस्फेयर लेयर, जिसको हम आयनोस्फेयर भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फ्रीली मूवेबल आयंस प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। जितना भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, हमारे सैटेलाइट्स जितने भी हैं कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड, दे ऑल आर सिचुएटेड इन दिस लेयर दैट इज नोन एज थर्मोस्फेयर लेयर और आयनोस्फेयर लेयर। अब क्या इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा इसके बारे में, आप एक सुनेंगे। जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है हमारे लिए, जिसका नाम होता है ओजोन लेयर। कौन सी लेयर? ओजोन लेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर लेयर का वो वाला पार्ट जिसमें ओजोन लेयर सिचुएट करती है, उस वाले पार्ट को हम नाम देते हैं ओजोनोस्फेयर। क्या नाम देंगे? ओजोनोस्फेयर। ठीक है, अब ये ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में भी एग्जिस्ट करती है, कई बार यही ओजोन ट्रोपोस्फेयर में भी बन जाती है। तो वो ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है दैट इज कॉल्ड गुड ओजोन, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर यही ओजोन ट्रोपोस्फेयर में बन जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज बैड ओजोन, जो एक बहुत हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से और भी कई सारे हम सिस्टम स्टडी करेंगे। अब देखेंगे बेटा, हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करता चला जाता है। बाकी कुछ लेयर में इंक्रीज करता है, कुछ में डिक्रीज, लेकिन ऑन एन एवरेज हम यही बात मानते हैं। अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना एग्जिस्ट करे, अगर हमारा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ना करे, तो हमारी अर्थ के टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट करे। अभी ऑन एन एवरेज हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। वो बात अलग है कि सीजन टू सीजन टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, बट एवरेज टेम्परेचर हम इतना मानते हैं। जस्ट इमेजिन कि इतने माइनस टेम्परेचर के ऊपर क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे के सारे पॉसिबल थे? नहीं ना। तो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, कि हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाता है, हमारे अर्थ को वार्म करके रखा जाता है। ठीक है, तो अर्थ इज केप्ट वार्म, इट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये कैसे होगा, इसके पीछे क्या इफेक्ट होता है, किस तरीके से ये होता है पॉसिबल, उसके लिए हम स्टडी करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे बेटे हम? उसके लिए हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट को स्टडी करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें
और बताती हूँ कि किस तरीके से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और किस तरीके से हमारी अर्थ को वार्म रखा जाता है। ठीक है, हमारे अर्थ के ऊपर क्या होती है बेटा, सोलर रेडिएशंस आती है। किससे? सन से। ये जो सन होता है इससे सोलर रेडिएशंस हमारे अर्थ के ऊपर आती है। तो टोटल जो रेडिएशंस होती हैं उनमें से ओनली 48% सोलर एनर्जी होती है which reach onto the earth surface and remaining will be scattered by the clouds, dust particle, gases and water vapors। सिर्फ 48% क्या करेंगी, अर्थ के ऊपर रीच करेंगी। बाकी जो 52% है उसको क्या कर दिया जाता है, दैट इज स्कैटर्ड बाय द क्लाउड, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स एटसेट्रा, इनके थ्रू उसको क्या कर दिया जाएगा, स्कैटर्ड कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली अर्थ के सरफेस पे कितनी परसेंट एनर्जी पहुंची, 48%। ठीक है, एंड आउट ऑफ दिस 48% सिर्फ और सिर्फ ओनली 1% सोलर एनर्जी होती है जिसको प्लांट कंज्यूम करते हैं। दिस इज द ओनली 1% सोलर एनर्जी विच इज कंज्यूम बाय द plants in the photosynthesis। तो प्लांट्स ने सिर्फ कितनी अमाउंट एनर्जी को यूटिलाइज किया, ओनली 1% एनर्जी को यूटिलाइज किया। तो बाकी एनर्जी किसमें यूज हुई, बाकी एनर्जी यूज हुई हमारे अर्थ को वार्म अप करने में। कैसे? जैसे बेटा ये रेडिएशन हमारे अर्थ के सरफेस से टकराती हैं तो क्या कर देंगी, ये टकराने के बाद ये क्या कैसी बन जाती हैं, दे बिकम्स लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस एंड दे आर एमिटेड बाय द अर्थ। तो अर्थ से टकराने के बाद दे विल बी रिफ्लेक्टेड, ऐसे क्या होंगी, ये वापस एमिट होती है। और हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या होगा, सराउंडिंग, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं सेपरेटली, ये हमारी अर्थ है और ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज नथिंग, दिस इज द मास ऑफ एयर। ठीक है, जिसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। इस एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस का मिक्सचर प्रेजेंट होगा जिसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हमारी मीथेन गैस भी होती है, नाइट्रस सल्फर के ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और भी नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है और भी कई सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर। जैसे ही सन एनर्जी यहाँ पे आई उसमें से ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगी तो कुछ एनर्जी तो वापस स्कैटर्ड हो जाएगी और कुछ रेडिएशंस को ये एटमॉस्फेयर वापस हमारे अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देगा। और यही रेडिएशंस विच आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैस ने क्या किया, इन लॉन्ग वेव रेडिएशंस को वापस हमारे अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ वो सुनेंगे। यहाँ पे बेटा ये जो गैसेस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ये गैसेस क्या करती हैं, ये लॉन्ग वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती हैं इनको तो अब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं उन शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस को हमारे सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देती है। जब सनलाइट यहाँ पे सन से एनर्जी आई, सन ने जब सनलाइट को हमारे अर्थ के ऊपर आई तो इसमें यहाँ पे हमारी पहले इसको एटमॉस्फेयर को क्रॉस करना होता है। तो ये एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होती हैं उन्होंने लॉन्ग रेडिएशंस को तो खुद अब्जॉर्ब कर लिया और शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस को वो अपने अंदर में से क्रॉस हो जाने देती है। लेकिन जैसे ये शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस हमारी अर्थ से टकराई तो अर्थ से टकराने के बाद दे बिकम्स लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस और लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस होके ये वापस ऊपर आती हैं। वापस ऊपर आएंगी तो आपको पता है कि ये जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं ये लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशंस को वापस नहीं जाने देती और नहीं जाने देने के कारण इनमें एक हीट प्रोड्यूस होती है और कुछ एक हीट रेडिएशंस को फिर वो वापस हमारे अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगी। अगेन फिर ये प्रोसेस इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा जब तक कि उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में क्या ना हो जाए, डिसिपेट ना हो जाए।
और इस तरीके से इन लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशंस का ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा वापस हमारी अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट करना इज नोन एज डाउनवर्ड रिफ्लेक्ट का नाम देंगे ग्रीन हाउस रिफ्लेक्स। क्या नाम देंगे बेटे हम इसको? ग्रीन हाउस फ्लेक्स, नॉट रिफ्लेक्स, ग्रीन हाउस फ्लेक्स नाम देंगे। एंड दिस होल इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट सेम उसी तरीके का है जैसे कि मान लो सपोज करो कि हमने एक विंडो बंद कर दी, एक गाड़ी को बाहर लॉन में खड़ा कर दिया धूप के अंदर, कंप्लीट विंडो बंद है तो क्या होगा? और एक हमने गाड़ी खड़ी करी जिसकी विंडो बिल्कुल ओपन है, उसको भी हमने लॉन में खड़ा कर दिया। अब आप एक बात बताएं, गर्मी कौन सी वाली गाड़ी में ज़्यादा मिलेगी, जिसकी विंडो क्लोज थी या जिसकी विंडो डाउन थी? जिसकी विंडो क्लोज थी। क्या होता है बेटा कि जो विंडो का मिरर होता है ना, वो एक टाइप से काम करता है ग्रीन हाउस गैसेज की तरह, कि जिसमें से हीट रेडिएशंस अंदर तो चली जाती हैं बट वो वापस बाहर नहीं निकल पाती, तो अंदर वो क्या करेंगी? गर्मी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, बहुत सारी हीट रेडिएशंस एक्यूमुलेट कर जाएंगी और हीट ज़्यादा होगी। लेकिन जिसकी विंडो डाउन है उसमें से हीट रेडिएशंस अंदर जा रही है तो वापस भी बाहर आ रही है, इसलिए वहाँ पे कंपेरेटिवली गर्मी कम मिलेगी। यही सब हमारे अर्थ के सरफेस के साथ में होते हैं कि हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर जो हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं जिनको हमने ग्रीन हाउस गैस नाम दिया है, वो ग्रीन हाउस गैस एक मिरर की तरह काम करती है। उस मिरर में से हमारे रेडिएशंस अर्थ के ऊपर तो आ जाती हैं, लेकिन अर्थ पे टकराने के बाद वो लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशंस बनती हैं एंड दे कैन नॉट रिफ्लेक्टेड बैक आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, और वो हीट जनरेट करेगी और उन हीट को वापस हमारे अर्थ के ऊपर सेंड किया जाएगा, और इस वजह से हमारे अर्थ के टेम्परेचर को वार्म किया जाता है। एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ना हो तो उसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर माइनस में हो। लेकिन व्हाट विल हैपन इफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट विल एक्सीड इन अमाउंट? अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी तो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, और उसकी वजह से हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज करने लग जाएगा। एंड दिस इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। उसको हम क्या नाम देंगे बेटे? ग्लोबल वार्मिंग नाम देंगे। तो ये सारा का सारा ग्लोबल वार्मिंग है, ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और किस वजह से होंगे वो सब हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करते हैं? सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, आप लोगों ने अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स लिखी होंगी थी, अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट को? तो ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें अर्थ को वार्म किया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिवली गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। लिखेंगे इट इज द फिनोमिना ऑफ कीपिंग अर्थ surface warm due to presence of some radioactively active gases in the atmosphere. Due to presence of some radioactively active gases in the एटमॉस्फेयर में इस रेडियो एक्टिवली एक्टिव गैसेज की वजह से हमारे अर्थ के सरफेस को वार्म करने के फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड दीज गैसेज, और ये वाली गैसेज आर नोन एज, इन गैसेज को हम क्या नाम देंगे बेटा? दीज आर नोन एज ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसेस आती है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा और कौन सी आती हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सम अमाउंट ऑफ सल्फर ऑक्साइड। ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब होता क्या है इस इफेक्ट के अंदर? क्या फिनोमिना ऑपरेट होगा?
उसके बारे में और सुनेंगे, वो भी लिखते चले जाएंगे नीचे, साथ साथ में लिखेंगे। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, लिखेंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ greenhouse gases, long wavelength radiations are absorbed coming from the sun, are absorbed coming from sun, and short wavelength की जो रेडिएशंस होती हैं, short wavelength radiations are allowed to pass on the earth surface. short wavelength के रेडिएशंस को बेटे अर्थ की सरफेस पे अलाउ किया जाता है कि वो उसके ऊपर पास हो, ठीक है। जैसे ही वो शॉर्ट वेवलेंथ के रेडिएशंस हैं वो अर्थ की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, लिखेंगे after striking the earth surface, अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक करने के जस्ट बाद शॉर्ट वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं, शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस get converted into long wavelength radiations. जैसे ही वो अर्थ के सरफेस के ऊपर वो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस टकराती हैं, दे बिकम्स लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस, जो कि वापस जाती हैं। वापस जाने के बाद इनको जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो अब्जॉर्ब कर लेंगी एंड दे विल प्रोड्यूस हीट, और ये हीट रेडिएशंस वापस हमारे अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट की जाएंगी। दिस शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस गेट कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस व्हिच आर री-एमिटेड बाय द अर्थ, जो अर्थ के सरफेस से वापस री-एमिट होंगी। एंड ये जो लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशंस आपको पता है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस में से पास नहीं हो सकती, एंड दीज लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस आर absorbed in the greenhouse gases and produce heat radiations, और वो क्या प्रोड्यूस करेगी भाई, हीट रेडिएशंस करेगी, एंड these heat radiations will be reflected downward, and these heat radiations are reflected back downward towards the earth, and this is called greenhouse flex. दिस डाउनवर्ड रिफ्लेक्शन, जो ये डाउनवर्ड साइड में वापस रेडिएशंस नीचे आती हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस फ्लेक्स, एंड दिस होल फिनोमिना इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया गया बाय द एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ ए इफेक्ट नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हमें बहुत हार्मफुल इफेक्ट भी देखने पड़ सकते हैं, और उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। देखिए अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, इफ ग्रीन हाउस इफेक्ट गेट एक्सीड बियॉन्ड ए लेवल, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बियॉन्ड ए लेवल एक्सीड कर जाए तो इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। लिखेंगे इफ greenhouse effect exceed beyond its optimum level से ज़्यादा इंक्रीज कर जाए, then it will cause increase in the
मीन और एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस which is called ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम क्या नाम देंगे, ग्लोबल वार्मिंग। तो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, कैसे डिफाइन किया जाएगा बेटा? ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। एक आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज पीरियडिकली मॉनिटर करता रहता है एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एंड देयर पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट और क्लाइमेट। ये आईपीसीसी क्या है? दिस इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका काम क्या होता है? इट रेगुलरली मॉनिटर द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये लगातार ग्रीन हाउस गैस के लेवल को मेंटेन मॉनिटर करता रहेगा, बिकॉज ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी तो भी तो हार्मफुल है। अगर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन रिलीज होगी और उसकी वजह से ग्रीन हाउस इंक्रीज करेगा। अगर ग्रीन हाउस इंक्रीज होगा तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करेगा। अब बात आती है बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर आपको ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में बताया। कौन कौन सी गैसेज होती हैं? सबसे मेजर जो ग्रीन हाउस प्रोड्यूस करती है, तो सबसे मेन जो ग्रीन हाउस गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म द 60% ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। और टोटल 60% ऑफ टोटल ग्लोबल वार्मिंग भी इसी की वजह से होता है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन ये सब इंक्रीज हो रहा है, एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का यूज इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या करता जा रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है, जो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है। अगर हम 21st सेंचुरी के अंदर देखें तो इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। अगर स्टार्टिंग में 1750 के अंदर 1758 के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था हमारे एटमॉस्फेयर में दैट वाज 280 पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन इसी लेवल को क्या माना गया है कि इट हैज़ गॉन अप फर्दर टू 380 इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी। और अगर आप मई 2018 में देखें, अगर मई 2018 में इसको मेजर किया गया था इसी अमाउंट को, और ये बढ़ के कितना हो गया है? इट बिकम्स 412.6 पार्ट्स पर मिलियन ppm। इतनी अमाउंट इसकी इंक्रीज कर दी। तो हम क्या देख रहे हैं? लगातार कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, और ये भी माना जा रहा है बेटा कि 21st सेंचुरी के एंड तक इसकी अमाउंट 540 से लेके 970 तक पहुंचने की इसकी आशंका है, अगर इसी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होता रहा तो। और ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर क्या होगा बेटा? आपको बताइए कि बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। दूसरी जो गैस आती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? मीथेन गैस। ठीक है ना। मीथेन गैस आपको पता है पैडी फील्ड में से जो पैडी फील्ड की बर्निंग होती है सबसे ज़्यादा अमाउंट में मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। जितनी भी हमारी कैटल्स होती है, रूमिनेंट्स होते हैं, उनके रूमेन पार्ट के अंदर मीथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं। जब वो फूड की डाइजेशन करते हैं तब भी क्या करते हैं? मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन गैस है ये ग्रीन हाउस का टोटल 20% कंस्टिट्यूट करती है। इट कंस्टिट्यूट 20% ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैस। और मीथेन की कंसंट्रेशन है, ये माना जा रहा है कि 1% कंसंट्रेशन है इसकी हर साल इंक्रीज हो रही है। इसकी मीथेन की सबसे मेन रीजन है पैडी फील्ड की बर्निंग, जहाँ से मीथेन गैस प्रोड्यूस की जाती है। तीसरी जो मैंने गैस बताई थी वो क्या थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है बेटे, आपको पता है CFC की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये CFC तीसरी
हार्मफुल गैस होती है जो ग्रीन हाउस गैस, दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किससे रिलीज की जाती है ये? जितने भी आइस इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी रेफ्रिजरेटर्स हैं, जितने भी एयर कंडीशनर्स हैं, इन सब से ये रिलीज होती है हार्मफुल गैस। और ये टोटल ग्रीन हाउस गैस का 14% काज करती है। कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दीज आर वेरी डेंजरस। हालांकि आजकल रेफ्रिजरेटर, फोम इंडस्ट्रीज, एयर कंडीशनर्स, एरोसोल्स, इन सब में ये सुझाव दिया गया है कि हमारे एनवायरनमेंट को नॉर्मल रखने के लिए CFC को रिप्लेस कर देना चाहिए हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन से, HFC से, क्योंकि HFCs हैं वो CFC के कंपेरेटिवली लेस हार्मफुल होते हैं। एंड फोर्थ वन जो आता है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस है जिसका सबसे मिनिमम अमाउंट को कंस्टिट्यूट करता है वो कौन सा होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जो टोटल ग्रीन हाउस गैसेस का 6% कंस्टिट्यूट करेगा नाइट्रस ऑक्साइड। ये कहाँ से आते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कमिंग फ्रॉम द बर्निंग ऑफ नाइट्रोजन रिच फ्यूल ऑफ द बायोमास ऑफ द, जितने भी काउ डंग होते हैं, नाइट्रोजन रिच जो फ्यूल होते हैं, उस फ्यूल को बर्न करने से क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करेंगे। और बेटा नाइट्रस ऑक्साइड है ये एसिड रेन का भी एक पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किसके बारे में था? ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ओजोन डिप्लीशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।